आज की सारी बड़ी अपडेट इस सदा के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे जेपीसी की बैठक के दौरान वक्फ कानून को लेकर चल रहे चर्चा के बीच में विपक्ष ने कर दिया जोरदार तरीके से बहिष्कार। बताएंगे कौन से मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग एक दूसरे से भिड़ गए दोस्तों। इसी के साथ में अजित पवार को दो और बड़े झटके दिए हैं शरद पवार ने। बताएंगे महाराष्ट्र के इलेक्शन के अनाउंसमेंट से पहले आ रही है एक और बड़ी अपडेट दोस्तों। और मनोज जरांगे पाटिल ने भी कर दिया है एक बड़ा ऐलान। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के बहराइच को लेकर अखिलेश यादव की ओर से बड़ी टिप्पणी सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में पंजाब हरियाणा कोर्ट ने 700 से ज्यादा लगाई गई याचिकाओं पर अपना आदेश जारी कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ में मिशन महाराष्ट्र के तहत राहुल गांधी ने बड़े बड़े नेताओं से की है मुलाकात। साथ साथ आपको बताएंगे बीजेपी के राज्यसभा के सांसद ने आखिर क्यों अपना इस्तीफा दिया है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की प्रक्रिया हरियाणा में बुरी तरीके से फंस गई है। बताएंगे कई सारे बगावत के संकेत मिलने लगे हैं दोस्तों। एक एक करके चलेंगे पल पल की सारी बड़ी अपडेट की तरह। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में मिली जीत का बदला इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर लेने वाला है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में होगा परिवर्तन महाराष्ट्र में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के अंदर विपक्षी दलों के सांसदों ने सोमवार को वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक का बहिष्कार कर दिया दोस्तों। विपक्षी दलों के सांसदों ने आरोप लगाया कि समिति नियम कानून के अनुसार काम नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि समिति के समक्ष उपस्थित एक व्यक्ति को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ विपक्षी सदस्य के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाने की अनुमति दी गई। कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी दलों के सांसदों का आरोप है कि अनवर मणिपादी ने कर्नाटक सरकार और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमीन को लेकर अनावश्यक आरोप लगाए। विपक्षी दलों के समिति सदस्यों का कहना है कि अनवर ने जो समिति के सामने बातें कही है वो समिति के कार्य संचालन के अनुरूप नहीं है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों के सांसदों ने आरोप लगाया कि कर्नाटक राज्य के अंदर अल्पसंख्यक आयोग और कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष अनवर ने वक्फ विधेयक के बारे में नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर टिप्पणी की है दोस्तों। यानी जिस काम के लिए बुलाया गया था उसके इतर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। इसके बाद बॉयकॉट करके करारा जवाब दिया गया है। ओवैसी समेत अन्य सांसदों ने भी इसका विरोध किया है दोस्तों। सवाल यह है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी में चर्चा होनी है, ना कि आरोप प्रत्यारोप विपक्ष के लोगों पर लगाने के लिए मंजूरी दी जानी चाहिए। साथ साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार को अपने ही गढ़ में करारा तगड़ा झटका लगा है। सतारा के अंदर फलटन में एनसीपी के विधायक दीपक चव्हाण और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव राजे निवालकर ने अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को छोड़कर उनके चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी एसपी लगातार अजित पवार की एनसीपी को तगड़ा झटका दे रही है दोस्तों। इसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। इसी के साथ में महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके अनुसार आज महाराष्ट्र के इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो सकता है और ऐसे में अब मनोज जरांगे पाटिल जो एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं मराठी समाज का, उनसे जब सवाल पूछा गया कि आपकी क्या राय है, आप महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर क्या कुछ चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आचार संहिता का इंतजार कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे उस समय तक स्वीकार नहीं की गई तो फिर हम लोग आचार संहिता के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर 48 घंटे में अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। यानी ये बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद पूरी पोल खोली जाएगी और पूरे रणनीति का खुलासा किया जाएगा। यानी एक तरीके से साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है दोस्तों। और अगर मनोज जरांगे पाटिल विपक्ष को सपोर्ट कर दे तो पूरी तरीके से समीकरण पलट जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मनोज जरांगे पाटिल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान पीड़ित रहे हैं, उनको बार बार आंदोलन करना पड़ा लेकिन उनकी एक भी मांग नहीं मानी गई, तो फिर अब उनको विपक्ष के साथ ही खड़ा होना चाहिए। तो अपनी राय जो लिखकर बताएगा आपको क्या कुछ लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव ने बहराइच के मामले को लेकर टिप्पणी की है दोस्तों। अखिलेश यादव कहते हैं कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझ रही है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी राजनीति है, सब जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश की उपचुनाव की दस्तक है। दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम करे तो यह सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तभी जब ये सरकार चाहेगी। अखिलेश यादव की ओर से की गई टिप्पणी पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आप समर्थन करते हैं लिखकर जरूर बताएगा। दरअसल उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। इसके बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठक करने के लिए इकट्ठा हुए और उसी दिन सांप्रदायिक हिंसा की एक खबर सामने आई है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों पर लगी रोक को हटा दिया है। 700 से अधिक याचिकाएं रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पंजाब में 15 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव से एक दिन पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को आज होने वाले पंचायत चुनाव से संबंधित 700 से अधिक याचिकाएं खारिज कर दी है दोस्तों। साथ ही साथ 250 पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है दोस्तों। वहीं पर विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनाव से जुड़े कई उम्मीदवारों का नामांकन खारिज हो गया है। इसे लेकर किसी को एनओसी जारी नहीं की गई है। फिलहाल पंजाब में कुल 13,937 ग्राम पंचायतें हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं। 15 अक्टूबर को आज चुनाव के लिए 1,33,00,000 मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चुनाव के लिए 96,000 कर्मियों को मैदान में उतारा जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पहले से ही आम आदमी पार्टी पर कई सारे आरोप लगा चुके हैं। देखते हैं इस पूरे मामले पर कोर्ट की ओर से अब जो आदेश दे दिया गया है तो किस
किस तरीके के आज इलेक्शन होते हैं, क्या शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन संपन्न होगा। साथ साथ हरियाणा में मिली हार के झटके से कांग्रेस पार्टी उबर नहीं पा रही है। महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा से पहले पार्टी ने अब रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। दोस्तों, शीर्ष नेतृत्व की ओर से हाई लेवल बैठक बुलाई गई। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को अति आत्मविश्वास में लापरवाही न करने की हिदायत दे दी गई है और हरियाणा से सीखने के लिए कहा गया है। खड़गे के आवास पर यह बैठक हुई है। दोस्तों, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ संकेत दे दिए हैं, साफ संदेश जारी करते हुए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र को लेकर भी लगातार तैयारी कर रही है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ हरियाणा बीजेपी के राज्यसभा के सांसद कृष्णपाल पवार ने राज्यसभा के सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि उनको या तो मंत्री बनाया जाएगा या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के मऊगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप पटेल ने जिले में नशे के कारोबार और पुलिस के कार्य प्रणाली को लेकर एक बार फिर अपनी नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों, विधायक ने न केवल शासन द्वारा किए गए सुरक्षा गार्ड और अन्य सुविधा लौटा दी है, बल्कि अब वे बिना सुरक्षा के बाइक और सार्वजनिक बस से आम यात्रियों की तरह यात्रा करेंगे। इस विरोध के चलते एक बार फिर से वो चर्चा में आ गए हैं, यानी लोगों के बीच में खुलकर जाने लगे हैं। उनको पता है कि स्थिति काफी खराब है, शराब और साथ साथ नशे का कारोबार चल रहा है, प्रशासन के लोग इसे सही नहीं कर पा रहे, तो अब वो सुरक्षा वापस करके अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई सारे विधायक बीजेपी से नाराज है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अब इन्हें मनाने की कवायद कर रहे हैं और यही बीजेपी के अंदर आपसी कलेश के खुले संकेत है। दोस्तों, सासा अंबाला कैंट से लगातार 7वीं बार विधायक बने हरियाणा के सीनियर बीजेपी के नेता अनिल विज दिल्ली के अंदर बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है। पार्टी के चीफ से मुलाकात के बाद जो उन्होंने तस्वीर शेयर की है, इसके बाद लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हरियाणा में बड़ा हो सकता है। या तो वो विरोध करते हुए दिखाई दे सकते हैं या फिर शांत बैठाने के लिए आला कमान की ओर से उन्हें दिल्ली बुलाया गया होगा ताकि उनको समझा बुझाकर वापस भेजा जाए हरियाणा में, ताकि वो बयानबाजी ना करे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जब तक अगला मुख्यमंत्री नहीं चुन लेगी तब तक ये विरोध लगातार जारी रहेगा। दोस्तों, आपसी फूट जरूर देखने को मिलेगा। साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर और बन्ना गुप्ता ने जल जीवन मिशन को लेकर झारखंड में 20 से अधिक स्थानों पर ईडी की छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया है। सीएम सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए इन छापों के बारे में कहा कि अप्रत्याशित नहीं है, चुनाव आ गया है, विपक्षी दलों के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य के पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यह बीजेपी का राजनीतिक छापा है, मुझ पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव डाला जा रहा है। मैंने इस बात से पहले इंकार कर दिया, तो अब इन्होंने मुझ पर दबाव बनाने के लिए यह कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसी के साथ में अन्य लोगों पर भी छापेमारी की जा रही है। दोस्तों, आपको पता है कि क्योंकि झारखंड के अंदर इलेक्शन हो रहा है इसीलिए छापेमारी की जा रही है और आने वाले दिनों के अंदर छापेमारी और ज्यादा बढ़ेगी। साथ साथ केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चिराग पासवान को पहले Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलती थी, अब चिराग पासवान को 30 से अधिक सीआरपीएफ के कमांडो की सुरक्षा कवर मिलने वाली है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है, ऐसे में वो विशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। 6 महीने पर सुरक्षा की समीक्षा भी होती है। चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर के सांसद है और Z श्रेणी की सुरक्षा के अंतर्गत 10 स्टैटिक गार्ड चिराग पासवान के घर पर मौजूद रहते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर सुरक्षा को बढ़ाए जाने के पीछे कोई बड़ा कारण नहीं बताया गया, लेकिन सुरक्षा की समीक्षा के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई होगी तो जरूर कोई थ्रेट रहा होगा उनको। साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन झारखंड के इलेक्शन के अंदर इस बार 50 सीटें जीतने की स्थिति में है। झारखंड के असेंबली इलेक्शन को लेकर आज या कल में अनाउंसमेंट हो सकता है। महाराष्ट्र के साथ झारखंड के अंदर भी विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे। साथ साथ उमर अब्दुल्ला 16 तारीख को कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पोस्ट पर शपथ लेने वाले हैं। दोस्तों, अब उनको एलजी की ओर से मंजूरी मिल गई है। देखते हैं मंत्री पद को लेकर किस किस को आगे करेंगे, कौन कौन उनके मंत्रिमंडल में होगा और शपथ ग्रहण समारोह कहां आयोजित किया जाएगा, क्या ओपन में किया जाएगा या फिर बंद कमरे में किया जाएगा और कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, क्या राहुल गांधी को बुलाया जाएगा, मोदी और विपक्ष के लोगों को भी बुलाया जाएगा। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दिल्ली के मालवीय नगर से पार्षद सरिता फोगाट ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर दोबारा आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इससे पहले सरिता फोगाट भारतीय जनता पार्टी में चली गई थी, फिर उन्होंने पलटी मारकर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लोग एक दूसरे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा के अपनी शक्ति का एहसास करवा रहे हैं। बार बार आम आदमी पार्टी से बीजेपी, बीजेपी से आम आदमी पार्टी में पार्षदों का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। दोस्तों, इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि क्योंकि एंटी डिफेक्शन का कानून यहाँ तो लागू होता नहीं है म्युनिसिपैलिटी में, इसीलिए कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कहीं जा सकता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती पार्टी। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। क्या आम आदमी पार्टी जस का तस जवाब दे रही है, जैसे को तैसा जवाब दे रही है? साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम केवल विदेशी दौरे पर अडानी को प्रमोट करना है, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं दोस्तों क्योंकि केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है। आपको बता दें कि केन्या के प्रधानमंत्री के दावे का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता लालजी देसाई बोले, कहा मोडानी गठबंधन दशकों से सक्रिय है, अब विदेशों में भी इस गठबंधन का डंका बजने लगा है। केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंगा का दावा है कि तात्कालिक गुजरात के मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी थे तब केन्या गए थे, उन्होंने गौतम अडानी से केन्या के प्राइम मिनिस्टर को मिलवाया था और अडानी समूह की विभिन्न व्यापारिक परियोजनाओं की केन्या में विस्तार के लिए जोर शोर से पैरवी की थी। यानी जब से मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी तब से ही
अडानी को प्रमोट करने के लिए विदेशी दौरा किया करते थे, अब तो प्रधानमंत्री बन गए हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार नरेंद्र मोदी दौरा करते हैं और उसके बाद अडानी की डील फिक्स हो जाती है। तो अब लोगों को समझ में आने लगा है कि बैकडोर में क्या क्या चल रहा है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इस खुलासे के बाद नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोगों को जवाब देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इस पूरे मामले पर एक कैंपेन जरूर चलाना चाहिए, क्योंकि भारत की विदेश नीति आजकल काफी बुरी स्थिति में है। पड़ोसी देशों के साथ भी भारत के संबंध काफी खराब है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी भारत के संबंधों को अच्छा करने के लिए दूसरे देश जाते हैं या फिर केवल अडानी के प्रचार करने के लिए जाते हैं। साथ साथ दोस्तों, एक बार फिर से सोनम वांगचुक को लद्दाख भवन में मौन व्रत नहीं करने दिया गया है, उनको डिटेन किया गया है। आपको बता दें कि इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सोनम वांगचुक और उनके साथियों को 7 दिनों से लद्दाख भवन में मौन व्रत करने के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली, किसी ने उनसे बात नहीं की, अब उनको डिटेन किया जा रहा है। वे जो मांग कर रहे हैं वे वादे तो बीजेपी ने किए थे। लद्दाख वासियों को किस बात की सजा दी जा रही है? मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मौन व्रत भी मयस्सर नहीं है, ये सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों, क्या लोग मौन व्रत भी नहीं कर सकते हैं? और सोनम वांगचुक जो मांग कर रहे हैं कि छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया जाना चाहिए, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो भी था, तो ये मांग क्यों नहीं मानी जा रही है? बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद को लद्दाख के लोगों ने हरा दिया, बीजेपी उसका बदला निकाल रही है? जवाब तो भाजपा के लोगों को देना पड़ेगा। साथ साथ अखिलेश यादव बोले, कहा बहराइच में जो हुआ वो सरकार और प्रशासन का फेलियर है। प्रशासन को देखना चाहिए था कि शोभा यात्रा किस रास्ते से निकाली जा रही है, उसमें किस तरीके का म्यूजिक बजाया जा रहा है। सिर्फ एक चौकी इंचार्ज को हटाने से सब खत्म नहीं होता है। बहराइच ही नहीं, वाराणसी के अंदर भी, बनारस के अंदर भी रामलीला के दौरान पुलिस का पर्याप्त इंतजाम नहीं था। लखनऊ में पुलिस अभिरक्षा में डेथ पर उन्होंने कहा कि यूपी में लगातार पुलिस अभिरक्षा में डेथ हो रहा है, यानी पुलिस कस्टडी में डेथ के मामले को लेकर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा पीडीए के लोगों की मौत हो रही है। लखीमपुर में विधायक को थप्पड़ मारे जाने पर कहा कि अब तो न्याय मांगेंगे ही, जब एफआईआर नहीं दर्ज होगी तो न्याय ही मांगेंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर कहा कि जब Z+Y+ सिक्योरिटी में हत्याएं हो रही है तो अब तो कहीं खड़े होकर गाड़ी का दरवाजा खोलने पर भी डर लगता है। अखिलेश यादव की ओर से कही गई इन बातों पर आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जो बताएगा। साथ साथ हरियाणा के अंदर आखिर इंडिया गठबंधन क्यों नहीं बना और कांग्रेस पार्टी को चुनाव में हार का सामना क्यों करना पड़ा, इस पर आम आदमी पार्टी की ओर से एनालिसिस सामने आया है। संजय सिंह ने बताया, उन्होंने कहा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 17 सीटों पर बागी उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को चुनाव हराया। कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, इसके कारण ही सरकार नहीं बन पाई। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व गठबंधन चाहता था, लेकिन राज्य के नेताओं ने गठबंधन होने से मना कर दिया। यानी राहुल गांधी ने गठबंधन करने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं से बातचीत शुरू की थी और ये सब लोग जानते हैं कि अचानक से आम आदमी पार्टी की हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन राज्य के कई नेता थे जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं चाहते थे। और अब जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने हिदायत दी थी कि आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी को सर्वे के आधार पर कुछ निर्णय अपने आप ले लेने चाहिए और राज्यों के नेताओं को कई मामलों में दरकिनार किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके खुद के भी हित होते हैं। साथ साथ दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले को लेकर एक दावा किया गया है, इसमें पता चला है कि 9mm का पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। 9mm के पिस्टल का इस्तेमाल केवल आर्मी और पुलिस फोर्स को करने की इजाजत है। तो सवाल यह है कि ये पिस्टल इनके पास पहुंचा कैसे और सिविलियन को मात्र 0.32mm के पिस्टल रखने की इजाजत है। तो ऐसे में ये जो 4 लोग आए थे, चारों हत्यारों के पास 9mm की पिस्टल कहां से आई, किसने ये वेपन प्रोवाइड किया था? इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार और नरेंद्र मोदी की भारत सरकार से ये सवाल पूछे जाने बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल काफी गंभीर है। लोगों को अपनी सुरक्षा को लेकर अब चिंताएं भी हो रही है। साथ साथ नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो गया है। अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया था, हरियाणा भेजा था। उनको ये पता करना था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके समर्थन में विधायक खड़े हैं। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर छपवाना शुरू कर दिया। इसमें मोदी और नायब सिंह सैनी की तस्वीर दिखाई दे रही है दोस्तों। और 17 अक्टूबर 2024 को 11 बजे दशहरा ग्राउंड में होने वाला है, सेक्टर 5 पंचकुला हरियाणा में, और लोगों को बुलाया भी जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ में अखिलेश यादव ने कहा कि देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द की परंपरा को खंडित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी सरकार की संकीर्ण राजनीति का प्रतीक है। मची भगदड़ भाजपाइयों की बद इंतजामी का प्रमाण है, जो नहीं चाहते हैं भाईचारे के ऐसे आयोजन सफल हो। बनारस के अंदर नाटी इमली के भरत मिलाव की 480 साल से आ रही परंपरा में यदुकुल के कंधे पर ही रघुकुल का मिलन होता आ रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी के आपसी प्रेम स्नेह के बीच में कमलवंशी लोग सियासी दरार पैदा कर रहे हैं। गोरख धंधे में व्याप्त उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जहां बैरिकेडिंग की जानी चाहिए वहां नहीं करती और जहां किया नहीं जाना चाहिए वहां किया जाता है। यानी अखिलेश यादव को बैरिकेडिंग करके रोकने का प्रयास किया जाता है दोस्तों, लेकिन जब वाराणसी के अंदर बैरिकेडिंग करना जरूरी था तब ऐसा नहीं किया गया। साथ साथ दोस्तों, भारत ने कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया है। जब कमिश्नर विदेश मंत्रालय के कार्यालय पहुंचे तो जोरदार फटकार भी लगाई गई है दोस्तों। कनाडा के हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड की जांच में भारतीय हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में लिंक किया गया, जिसकी भारत ने खुली आलोचना की और बेतुका आरोप बताते हुए चेतावनी भी जारी की है। भारत ने यह भी संकेत दिया है कि ट्रूडो सरकार का यह कदम भारत की
छवि को धूमिल करने की कोशिश के तहत किया जा रहा है और ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें कि कनाडा ने कोई सबूत दिए बिना गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद कहा जा सकता है कि भारत और कनाडा के संबंध खराब हो गए हैं दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि भारत की विदेश नीति कनाडा के मामले को लेकर कैसी है और क्या आप मानते हैं कि ये भारत और कनाडा के संबंध खराब होने से भारत के कनाडा में पढ़ रहे छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा और उनको इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की एक बैठक बुलाई। बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है कि मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त दी जाएगी और इसके लिए 1000 करोड़ से लेकर 2500 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए गए हैं। यानी तीसरी किस्त भी महिलाओं तक पहुंचाने की पूरे तैयारी कर ली गई है। साथ साथ दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के कारण 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इस मामले में सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह और राव कोचिंग आईएस स्टडी सर्कल के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोचिंग के समन्वयक देशपाल सिंह को आरोपी बनाया है। इन आरोपियों पर आपराधिक साजिश और गैर इरादतन हत्या के आरोप के तहत मामला दर्ज किया गया है दोस्तों। साथ साथ एसयूवी ड्राइवर मनोज कथुरिया को आरोपी नहीं बनाया गया है। आपकी क्या राय है लिखकर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह से लगातार खबरें आ रही है। बीजेपी विधायक अपनी पुलिस से नाराज है। 4 से 5 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने पुलिस के सामने विरोध जाहिर किया है दोस्तों। इसके बाद इनमें से कुछ विधायकों को सोमवार को बीजेपी दफ्तर बुलाया गया था, जहां पर संगठन और सरकार के लोगों ने उनसे बातचीत की है। विधायकों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। इसके लिए विधायकों के मसले सॉल्व करने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या ये मसले सॉल्व हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक पहुंचाएंगे जरूर, क्योंकि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के विधायक काफी नाराज चल रहे हैं। साथ साथ अडानी की लूट के लिए महाराष्ट्र चुनाव कराने में देरी की जा रही है। आदित्य ठाकरे ने एक बड़ा दावा किया है, अब तक तो महाराष्ट्र के इलेक्शन की घोषणा हो जानी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन कम से कम 4 चरणों में होंगे और अगर 4 चरणों की बात करें तो कम से कम 1 महीना लगेगा। तो फिर 1 महीने के चुनाव के लिए अब तक घोषणा क्यों नहीं की गई? क्योंकि नवंबर 26 तक ही विधानसभा का अंतिम कार्यकाल है। क्या जानबूझकर देरी की जा रही है? आदित्य ठाकरे की ओर से उठाए गए सवाल पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ एक अभिनेत्री ने भगवा कपड़ा पहन लिया तो करोड़ों भावनाएं आहत हो गई, धर्म भी खतरे में पड़ गया, लेकिन हत्यारों को भगवा पहनाने से किसी की कोई भावनाएं आहत नहीं हुई। ये सवाल इसलिए सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है दोस्तों क्योंकि गौरी लंकेश के हत्यारे जब जेल से बाहर आए तो इनका स्वागत किया गया। एक मंदिर में गए और पूजा अर्चना करने के बाद इनको एक अच्छा स्वागत भी मिला, भगवा वस्त्र पहनाए गए और अभिवादन किया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि हत्यारे के किस तरीके से महिमा मंडन किए जा रहे हैं दोस्तों। और जमानत मिलने पर अब कर्नाटक सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों की जमानत को रद्द करके वापस से जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा विधानसभा में 5 सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा है कि पहले मामले को लेकर उच्च न्यायालय जाएंगे। पीठ ने आदेश दिया है कि हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र है, कोई राय व्यक्त नहीं की गई है। साथ साथ दोस्तों शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सोमवार को बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मामले को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई मामूली घटना नहीं है, वह विधायक और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। संजय राउत ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले को लेकर कहा कि खोखले दावे कम करे और कानून व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दे। भाजपा की सरकार, ये लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कानून व्यवस्था इनसे संभल नहीं रहा है। शरद पवार को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। सवाल ये पूछा जाता है कि शरद पवार कब रिटायर्ड होंगे। अब उन्होंने एक बार फिर से क्लियर जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं अभी 84 साल का हूं, 90 साल का भी हो जाऊंगा तो भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि जब तक महाराष्ट्र को सही राह पर नहीं आता देखूंगा तब तक मैं राजनीति से अलविदा नहीं कहूंगा। यानी उन्होंने अपने भतीजे अजित पवार को यह साफ संकेत दे दिया है कि वो कितनी कोशिश कर ले, शरद पवार राजनीति में लगातार सक्रिय रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में पूरे देश के अंदर कानून व्यवस्था का हाल भारतीय जनता पार्टी के शासन में बुरा है दोस्तों। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है। महाराष्ट्र में दिन दहाड़े जेल में कैद एक अपराधी एक राजनेता को वर्तमान में सत्ताधारी दल से भी है उनकी हत्या करवा देते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान हिंसा भड़क जाती है, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। छत्तीसगढ़ के अंदर जनता एसडीएम को मारने के लिए सरेआम दौड़ रही है। ये जंगल राज नहीं तो क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नफरत की आग किसने और क्यों भड़काई। यह बच्चे जो सांप्रदायिकता की बलि चढ़ रहे हैं, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। सुप्रिया शिनेट की ओर से उठाए गए इन सवालों पर आपका क्या जवाब है दोस्तों लिखा जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक अपडेट पहुंचती रहे। जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।